और इन सबके बीच जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के नेता राजीव रंजन प्रसाद ने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा हर घर में सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठ और फरेब में आरजेडी और तेजस्वी यादव ने महारत हासिल कर ली है। राजीव रंजन ने कहा कि नीतीश कुमार जैसे लोग कहां नौकरियां देंगे, नौकरियां तो नीतीश कुमार ने दी हैं और अब भी कैबिनेट ने साल 2025-30 के लिए 1 करोड़ नौकरियों के फैसले को मंजूरी दी है, तो तेजस्वी यादव कहां से नौकरी दे पाएंगे। ये शताब्दी का सबसे बड़ा झूठ है। दरअसल झूठ और फरेब में राजद और तेजस्वी यादव को महारत हासिल है। माता पिता के कार्यकाल में तो कट्टे बांटे गए और फिरौती के लिए अपहरण के सिवाय कोई उद्योग बिहार में नहीं फला फूला। अपनी तिजोरी भरने के लिए जमीन के बदले नौकरियों का जो कुख्यात लैंड फॉर जॉब का मुकदमा है वो अदालत में चल रहा है। वैसे लोग क्या नौकरी देंगे? नौकरियां तो नीतीश कुमार जी ने दी, 10 लाख नौकरियां और 40 लाख रोजगार, और उसके बाद अब कैबिनेट ने 2025 से 30 के लिए 1 करोड़ रोजगार के फैसले को मंजूरी दी। तो बिहार में सीटों को बंटवारे को लेकर के और जो पूरी जो चुनावी तैयारी है उसको लेकर चल क्या रहा है, इसी पर बात करने के लिए पटना से कुमार आलोक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जरा दिल्ली में जो मुलाकातों का दौर है इसके बारे में शैलेंद्र से बात करते हैं। शैलेंद्र, नित्यानंद राय जिनके बहुत अच्छे संबंध रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से हुआ करते थे और अभी भी उनके परिवार के साथ अच्छा संपर्क है, ऐसे में कई मुलाकातें हुई नित्यानंद राय जी की और चिराग पासवान ने भी कुछ बातें कही हैं कि हमारे दोनों की जो होठों की मुस्कुराहट है वो आपको बता रही है कि मामला हो गया है सेटल। तो जरा बताइए कितने पर मामला सेटल हुआ है, क्या चिराग पासवान मान गए हैं और क्या सीटों की संख्या 25-26 के आसपास रह सकती है? चिराग पासवान, 3 बड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि आज की जो बैठक हुई उसके बाद एक तरह से सहमति बन गई है। उसका औपचारिक ऐलान एनडीए के सीट बंटवारे का या तो पटना में संभवतः कल होगा। हालांकि ये भी जगह तय नहीं हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि पटना में सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान होगा। एलजेपी रामविलास पासवान की तरफ से 30 से ज्यादा सीटें, यानी वो चाहते थे कि 35-40 के आसपास सीटें एलजेपी को दे दी जाए, लेकिन बीजेपी की तरफ से पहले 22 सीटें ऑफर की गई थी और बाद में उस पर जब चर्चा हुई तो कुछ सीटें बढ़ाई गई। कहा यह जा रहा है कि 24 सीटों के आसपास एक सहमति बनी है और बाद में एक एमएलसी सीट या फिर राज्यसभा उस पर एक विचार होगा जो जिसको लेकर एक चर्चा थी। लेकिन जो मोटे तौर पर सहमति बनी है, जिसकी चर्चा भी 2-3 दिनों से मीडिया में थी कि कोई गुंजाइश नहीं है कि 25 से ऊपर सीट लोजपा को दे दी जाए, क्योंकि बाकी दलों को एडजस्ट करना है, जिसमें हम है जितिन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तो अब जो जानकारी आ रही है, जेडीयू और बीजेपी दोनों 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। संभवतः 102 सीट हो सकती है जेडीयू लड़े, 101 बीजेपी लड़े, यानी 1-8 सीट का अंतर हो सकता है। ये अंतिम बंटवारा जो ऐलान होगा उसमें हो सकता है कि 1-2 सीट इधर उधर हो जाए। 7 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिलेगी, ऐसी सूत्र बता रहे हैं। 8 पर पहले चर्चा हुई थी कि 8 सीट जितिन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दे दी जाए, लेकिन 7 सीट की खबर आ रही है और 8 सीट जितिन राम मांझी की हमको मिलेगी। तो अब उस तरह से देखें तो गुंजाइश बढ़ती है 24 सीट की। तो ये बात उभर कर सामने आई है कि 24 सीट हो सकता है लोजपा को दी जाए और ये जो सूत्र बता रहे हैं कि अब सहमति बन गई है, इसमें अब कोई जो बातचीत की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी कर ली गई है। ऐलान कहाँ होना है, कब होना है, सिर्फ उस पर चर्चा होनी है। संभवतः पटना में ऐलान होगा कल, चूंकि परसों बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक उसके बाद तय की जाएगी, यानी रविवार को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी की बैठक होनी है, जिसमें पहली सूची पर मुहर लगी जाएगी और सोमवार तक पहली सूची आ भी जाएगी। ये मेरे सूत्र बता रहे हैं। तो अब ज्यादा समय नहीं है, कल ऐलान होना है बंटवारे का और अगले दिन केंद्रीय चुनाव आप पटना का जिक्र कर रहे हैं कि पटना में इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। मैं जरा कुमार आलोक से ही पता करता हूं। कुमार आलोक, वहां पर कुछ हलचल है कि पटना में कब एनडीए की तरफ से सीटों का ऐलान हो सकता है और महागठबंधन की तरफ से पटना में ही वो पत्ते खोले जाएंगे? क्या वहां पर चल रहा है दोनों खेमे में पटना में? देखिए, अगर आप ऑफिसेस का विजिट करें, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड का ऑफिस हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल का ऑफिस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस हो,
चाहे किसी भी महागठबंधन का ऑफिस हो या एनडीए का ऑफिस हो, काफी चहलकदमी है वहाँ पर, काफी गहमागहमी है, काफी भीड़ है, समर्थकों की भीड़ है। जो समर्थक अपने अपने उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर आए हैं लॉबिंग करने के लिए, उनकी भीड़ है। और जैसा कि शैलेंद्र मिश्रा बता रहे थे, जो सीटों का बंटवारा उन्होंने जो एक संभावित जो सीट शेयरिंग की बात कही है वो बिल्कुल सही है। जो सूत्रों की अगर हम बात करें तो उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, जैसे कि शैलेंद्र मिश्रा ने कहा। लेकिन अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में भी सीटों के बंटवारे को लेकर के अभी भी वहाँ पर खींचतान जारी है। और खासकर मैं कहूं कि मुकेश सहनी जो कि नई एंट्री है उनकी महागठबंधन में, इसके पहले वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ चुके थे 2020 में, लेकिन इस बार वो महागठबंधन के अंग हैं। तो वहां पर उनसे जो बार्गेनिंग पावर जो उन्होंने दिखाया है कि अब शुरू से ही कहते आ रहे हैं, एक तरफ तेजस्वी अपने आप को सीएम कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी अपने आप को डिप्टी सीएम का कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं। और उन्होंने, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कि 60 सीटें उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के जो हेड हैं लालू प्रसाद यादव, उनको सूची सौंपी थी। और उसके बाद अब धीरे धीरे वो भी आ रहे 3-0 पे आ रहे हैं। और लेकिन महागठबंधन में उनको 18 से लेकर 20 सीटें देने की चर्चा है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग है कि सीपीआई एमएल जो है उन्होंने, वो भी 19 सीटें उनको दी गई थी पिछली बार और 12 सीटों पर उन्होंने विजय हासिल की थी। स्ट्राइक रेट सबसे शानदार था महागठबंधन में उनका। तो उनका जो दावा है कि कम से कम वो 26 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 24 सीट दी जा सकती है महागठबंधन की ओर से। अब देखना होगा कि वहाँ बैठकों का दौर वहाँ भी चल रहा है, महागठबंधन के अंदर भी चल रहा है। और कांग्रेस के जो बड़े लीडर अशोक गहलोत यहाँ पर वो कैंप कर रहे हैं और लगातार बातें कर रहे हैं। जो आरजेडी प्रमुख से भी उनकी बातें हुई आज, और क्या कुछ होकर निकलता है ये आज तो महागठबंधन में नहीं, कल शाम तक उम्मीद है कि सीट शेयरिंग के बारे में कुछ फैसला हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये कल शाम तक उम्मीद है। लेकिन शैलेंद्र, जिस तरह से देखिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है पहले चरण की 121 सीटों के लिए, इसलिए भी दोनों गठबंधनों पर अब इस बात का तो दबाव है कि जल्दी से जल्दी अपना सीटों का ऐलान करें, अपने कैंडिडेट का ऐलान करें। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए शैलेंद्र की दोनों जो गठबंधन, प्रमुख गठबंधन है, क्योंकि तीसरा जो इस बार खिलाड़ी है वो तो अपने 51 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुका है, इन दोनों महागठबंधन पर भी और एनडीए पर भी इस बात का दबाव है कि नामांकन शुरू हो चुका है, जल्दी से जल्दी अपने कैंडिडेट को फाइनल करें। इसलिए भी ये उम्मीद की जानी चाहिए कि 1-2 दिन के अंदर दोनों तरफ से नाम आ जाएंगे। शैलेंद्र, देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, तो दबाव है। अब जो भी बिहार में गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे सत्ताधारी गठबंधन हो एनडीए या फिर महागठबंधन हो आरजेडी और कांग्रेस और वीआईपी और सीपीआई-एमएल और वामपंथी दलों का, जो बहुत स्पष्ट जानकारी है, पहली सूची बीजेपी की तरफ से सोमवार से पहले नहीं आएगी, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। उसके बाद ऐलान दिल्ली में या पटना में होगा, या फिर वो देखना वाली बात होगी। और 17 तक समय है, तो ये तय है कि मंगलवार तक पहली सूची आ जाएगी। ये संकेत बहुत स्पष्ट तौर पर दिए गए हैं, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि उम्मीदवारों को भी पर्याप्त समय मिले। कुछ उम्मीदवारों को मौखिक तौर पर बता भी दिया गया है कि वो जाकर तैयारी करें। ये एक प्रक्रिया होती है जो एक तरह से तय सीटें होती हैं, जहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा अलग से उस पर विचार विमर्श की या फिर कोई गठबंधन के बीच दावे वाली सीट नहीं होती है। स्पष्टता होती है कि किस दल को जानी है। तो उन सीटों पर तो पहले से ही मामला पता है, औपचारिक सिर्फ बात बतानी है। लेकिन जो मेरी जानकारी है कि अगर रविवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, जो कि संभवतः बीजेपी की तरफ से रविवार को बैठक बुलाई जानी है, तो सोमवार या मंगलवार को बीजेपी की जो पहली सूची आएगी, उसमें पहले चरण के जो बीजेपी के कोटे के जो उम्मीदवार हैं, उनके पहले चरण में मतदान होना है, उनके नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो उस लिहाज से कल सीट बंटवारे का ऐलान होना है। ये संकेत मिल रहे हैं। अब कल होगा या फिर वो परसों सुबह तक टाल दिया जाएगा। लेकिन इतनी बात तो सही है, इतनी बात आपकी सही है कि देखिए कि मतलब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो उससे पहले एनडीए को ऐलान करना पड़ेगा किसको कितनी सीटें दी जा रही हैं। ये बात सही है। कुमार आलोक, पटना में जिस तरह से एक बात की बड़ी चर्चा हो रही है कि एसआईआर के मुद्दे को, वोट चोरी के मुद्दे को खूब पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महागठबंधन की तरफ से भी उठाया गया, लेकिन अब जिस तरह से तेजस्वी यादव वहां पर ऐलान कर रहे हैं कि हर घर से नौकरी देंगे, आपको लगता है कि मुद्दों के मामले में महागठबंधन वापस आने के लिए मजबूर हुआ है एसआईआर के मुद्दे को छोड़कर, वोट चोरी के मुद्दे को छोड़कर?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप देखें कि जब फाइनल लिस्ट 30 सितंबर को चुनाव आयोग ने जारी किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर किसी का नाम छूट गया है या अगर किसी का नाम जोड़ना है तो आप इसमें दावा कर सकें। एक बार फिर से मौका दिया गया मतदाताओं को या पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप अपना दावा पेश करें। लेकिन अभी तक आज 10वां दिन है, आज 30 सितंबर के बाद आज 10 तारीख हो गया है। 10 तारीख तक अभी तक जीरो, यानी बिहार के 38 जिलों में से आप गौर करेंगे तो बिहार के 38 जिलों में से अगर उनके जिलाधिकारियों की रिपोर्ट का आधार बनाया जाए तो अब तक जीरो शिकायत, यानी जीरो, कोई किसी ने आपत्ति दर्ज ही नहीं की कि हाँ भाई मेरा नाम छूट गया या मेरा नाम जोड़ दीजिए। तो ये अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे सवालों का जवाब दिया। तो एसआईआर का मुद्दा जिसको लेकर के वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई राहुल गांधी के द्वारा, तो अभी जो वो मुद्दा कहीं है ही नहीं। और फिर आपने कहा कि मुद्दों पर वापस लौटना पड़ा तेजस्वी यादव को, ये बिल्कुल सही है। और तेजस्वी यादव जो अगर आप याद करें कि 2020 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे महागठबंधन की ओर से, तो उनका मुद्दा क्या था? बेरोजगारी था, पलायन था, रोजगार था। इन मुद्दों पर वो चुनाव लड़े थे और इन मुद्दों पर चुनाव लड़के लगभग सत्ता के करीब पहुंच गए थे। तो उन्हें पता था, ये उन्हें इस मुद्दे का पता था। और जब वो वोटर अधिकार यात्रा जब उन्होंने किया तो उन्हें लगा कि नहीं, ये जो मतदाताओं के बीच ये मुद्दा नहीं बन पाएगा। और उन्होंने फिर दोबारा बिहार अधिकार यात्रा शुरू की और बिहार अधिकार यात्रा में फिर से उन्होंने पलायन का मुद्दा उठाया, फिर से उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। तो ये शैलेंद्र, आ रहा हूँ, कुमार आलोक आ रहा हूँ आपके पास भी। शैलेंद्र, ये बताएं, इस पे जोड़ना चाहता हूँ लालचंद, जोड़ लीजिए, उसके बाद कि बॉलीवुड का हिंदी फिल्मों का एक गाना है, वादा है वादों का क्या। आप देखिए 47 लाख के करीब नौकरियां हैं केंद्र सरकार में, 48 लाख से नीचे जी, और राज्यों की भी सारी नौकरियां मिला दें तो 1.5 करोड़ से कम है। बिल्कुल, उस पे पेंशनर मिला दें तो 2 करोड़ से ज्यादा संख्या चली जाएगी। और 2 करोड़ के करीब परिवार है बिहार में अकेले, ज्यादा, हर परिवार को नौकरी देना, अगर 5 से एवरेज निकाले तो 2 करोड़ से ज्यादा जो आबादी 13 करोड़ दावा होता है, तो फिर आप ये वादा कर रहे हैं कि हर परिवार से नौकरी देंगे, यानी देश के जो 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी कुल नौकरियों से ज्यादा तो बिहार जैसे एक राज्य में जो जिसके आर्थिक संसाधन हम सब जानते हैं, तो फिर ये जनता को बरगलाना हुआ कि नहीं हुआ, ये तेजस्वी यादव को बेहतर पता होगा। इसीलिए कहते हैं वादा है वादों का। बिल्कुल शैलेंद्र, एक बात और जानना चाहता था। जब भी बीजेपी की लिस्ट आती है, आजकल जब भी लिस्ट आती है, तो हम लोग सबसे ज्यादा इसी पर ध्यान रखते हैं कि कितने लोगों को बदल दिए गए। इसलिए भी क्योंकि कई राज्यों में बीजेपी ने ऐसा प्रयोग किया है। बिहार को लेकर आपको क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि वहां पर अपने विधायकों को बीजेपी या जिनको पिछली बार टिकट दिए थे उनमें से कितना कुछ ऐसा आइडिया लग रहा है कि कितना बदल सकती है बीजेपी? जी देखिए, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट है। पहली बात तो है कि जिन विधायकों का फीडबैक खराब है उनका टिकट बदलने की कोशिश की जाएगी, उनका टिकट काटने की कोशिश की जाएगी। ये बहुत स्पष्ट है। कई बार सामाजिक समीकरणों की वजह से टिकट देना पड़ता है, लेकिन ये बात ध्यान रखी जाएगी कि अधिकतम जितना हो सकता है नए चेहरे उतारे जाएं जो संगठन में काम कर चुके हैं, युवा चेहरे। दूसरी बात यह है कि एक परिवार के 2 लोगों को टिकट ना दिया जाए। अगर कहीं मजबूरी है, अपवाद, वो अलग बात है। यानी अगर कोई सांसद है उसके बेटे को टिकट नहीं मिलेगा, अगर कोई विधायक है तो उसके भाई या बेटे को टिकट नहीं मिलेगा, अगर कोई मंत्री है तो उसके बेटे या भाई को टिकट नहीं मिलेगा। ये एक मोटा मोटा सिद्धांत है, बीजेपी उसको पूरी तरह से फॉलो करने की कोशिश करेगी। अपवाद हर राज्य में एक आध होते हैं, उन अपवाद की बात नहीं की जाएगी। तीसरी बात यह है, लेकिन मोटे तौर पर एक फॉर्मूला तो रहेगा, जितना संभव हो सकता है युवा चेहरे और महिलाएं उनको आगे लाया जाएगा। ये बिल्कुल तय है, ये बात इस पर चर्चा हो चुकी है। कुमार आलोक, क्या महागठबंधन के ऊपर भी नए चेहरों को लाने का दबाव है? इसलिए भी क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी नए चेहरों के साथ मैदान में है। देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा था कि वो अंतिम समय में अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे, क्योंकि उनके पास ना तो संगठन है और न ही उनके पास उम्मीदवार बचे हैं। और यह सही बात भी है कि बहुत सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर प्रशांत किशोर को उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा था कि जब जो मेन महागठबंधन और एनडीए की प्रत्याशी को जब घोषणा होगी तो ऐसा संभव है कि दोनों ही तरफ से बहुतों का टिकट कटेगा और उसमें से वो पिक एंड चूज प्रशांत किशोर करेंगे। लेकिन कल उन्होंने 53
सीटों का जो 53 सीटों की जो घोषणा की थी वो बिल्कुल फ्रेश है। उनका कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। अलग अलग चिकित्सा से लेकर के सिनेमा से लेकर भोजपुरी गायक को भी टिकट उनको उन्होंने दिया है। एक दूसरी एक लास्ट में कहना चाहूंगा लाचा जी कि महागठबंधन में क्योंकि राजद कांग्रेस के अलावा सीपीआईएम सीपीआईएमएल के अलावा मुकेश सहनी के अलावा दो और दल हैं जो चुनौती दे रहे हैं और वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपतिनाथ पारस की पार्टी। अब महागठबंधन को इन दोनों से भी निपटना होगा। ठीक है, शुक्रिया फिलहाल कुमार आलोक पटना से जुड़ने के लिए और शैलेंद्र दिल्ली से जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच आरजेडी के नेता शक्ति